कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 19 नवंबर 2025। नमस्ते। और पिछले 2 दिनों यानी 17 और 18 नवंबर को देश की अदालतों में काफी हलचल रही है। जी, कई बड़े फैसले और घटनाक्रम हुए हैं। आज हम सिर्फ सुर्खियां नहीं पढ़ेंगे बल्कि इन खबरों की तह तक जाएंगे। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले बात उस फैसले की जिसने पर्यावरण और उद्योग जगत दोनों में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का पर्यावरण मंजूरी वाला फैसला। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जो पर्यावरण के नियमों में एक बहुत बड़ा फेरबदल कर सकता है। कोर्ट ने 2.1 के बहुमत से कहा है कि जिन प्रोजेक्ट्स ने बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस के काम शुरू कर दिया जी, उन्हें अब बाद में मतलब रेट्रोस्पेक्टिव तौर पे क्लियरेंस दी जा सकती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, एक तरह की गलती करो बाद में माफी मांगो वाली बात। ये फैसला इतना बड़ा और विवादास्पद क्यों है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बहुत बड़ा एक वैचारिक बदलाव है। पहले के नियम क्या थे? देखिए, पहले सुप्रीम कोर्ट का नजरिया ये था कि पर्यावरण की सुरक्षा एक पूर्व शर्त है। अच्छा, यानी किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले मंजूरी लेना अनिवार्य है। ये कोई बाद में पूरी की जाने वाली औपचारिकता नहीं है। तो अब ये बदलाव क्यों? इस नए फैसले के पीछे शायद एक प्रैग्मेटिक या कहें कि व्यावहारिक तर्क दिया जा रहा है। जैसे कि जो प्रोजेक्ट्स पहले ही बन चुके हैं या जिनमें भारी निवेश हो चुका है, उन्हें गिराने से देश को बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। बात तो सही है। तो व्यावहारिक तौर पर उन्हें बंद करने की बजाय उन पर भारी जुर्माना लगाकर और कुछ सख्त शर्तें लगाकर उन्हें नियमित कर दिया जाए। लेकिन इस फैसले से सभी जज सहमत नहीं थे। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने एक बहुत मजबूत असहमति दर्ज कराई है। बिल्कुल, और उनका जो असहमति वाला फैसला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसे प्रतिगामी कदम कहा है। जी, अ स्टेप इन रिट्रोग्रेशन। उन्होंने दिल्ली के स्मॉग का उदाहरण दिया। अच्छा। और कहा कि जब हम पहले से ही पर्यावरण संकट से जूझ रहे हैं तो अदालत को अपने पुराने सख्त रुख से पीछे नहीं हटना चाहिए। उनका तर्क क्या था? उनका तर्क है कि इस तरह की पोस्ट फैक्टो मंजूरी मतलब काम होने के बाद मंजूरी देना, हाँ, ये कंपनियों को एक गलत संदेश देगी कि वे पहले नियम तोड़ सकते हैं और बाद में पैसे देकर बच सकते हैं। सही बात है। इससे तो पर्यावरण कानूनों का डर ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। यहाँ पर एक और बात बहुत दिलचस्प है। चीफ जस्टिस BR गवई जो बहुमत वाले फैसले का हिस्सा थे, उन्होंने कहा कि जस्टिस भुइयां की असहमति पढ़ने के बाद भी उन्होंने अपने फैसले में एक शब्द भी नहीं बदला। जी, और ये न्यायपालिका के भीतर विचारों के टकराव को बहुत मजबूती से दिखाता है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ कानून की व्याख्या का मामला नहीं है, बल्कि 2 अलग-अलग दर्शनों का टकराव है। 2 दर्शन? हाँ, एक दर्शन जो पर्यावरण को किसी भी कीमत पर बचाने की बात करता है और दूसरा जो विकास और पर्यावरण के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है, भले ही वो संतुलन थोड़ा विकास की तरफ झुका हुआ लगे। इस फैसले का असर तो दूर तक जाएगा। जी, आने वाले कई सालों तक दिखेगा। अच्छा, पर्यावरण की इस बड़ी बहस से अब चलते हैं दिल्ली की तरफ। मंगलवार 18 नवंबर को अदालतों के लिए माहौल काफी तनाव भरा रहा। हाँ, वो बम की धमकी वाले ईमेल। जी, पटियाला हाउस, साकेत और 30 हजारी कोर्ट में बम की धमकी वाले ईमेल आए। इसके चलते कुछ देर के लिए काम भी रोकना पड़ा, सुरक्षा बढ़ा दी गई। हाँ, लेकिन बाद में ये सब अफवाह निकला, जो राहत की बात है। राहत की बात तो है, लेकिन इसे सिर्फ एक शरारत मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपका मतलब है कि इसके पीछे कोई बड़ा खतरा हो सकता है? देखिए, ये हमारे जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की न्यायिक ढांचे की कमजोरी को दिखाता है। वो कैसे? असुरक्षित महसूस करेंगे तो न्याय की पूरी प्रक्रिया वो प्रभावित होती है। सही बात है। आज एक धमकी भरा ईमेल है, कल कुछ और हो सकता है। ये दिखाता है कि अदालतों की फिजिकल सिक्योरिटी के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी पर भी ध्यान देना कितना जरूरी है। और दिल्ली से जुड़ी दूसरी बड़ी खबरें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हैं। दिल्ली दंगों वाले मामले। जी हाँ, 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए एक बहुत मजबूत तर्क दिया है। उन्होंने कहा कि ये कोई बिगड़ा हुआ प्रदर्शन नहीं, बल्कि देश की संप्रभुता पर एक सुनियोजित हमला था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी वर्गीकरण है। अच्छा। जब सरकार किसी घटना को सुनियोजित हमला कहती है तो वो उसे साधारण कानून व्यवस्था की समस्या से उठाकर राष्ट्रीय सुरक्षा के स्तर पर ले जाती है। और इसका असर क्या होता है? केस को एक व्यक्तिगत अपराध से हटाकर राज्य के खिलाफ युद्ध जैसी श्रेणी में रख देता है। और जमानत की बात चली है तो उमर खालिद का मामला भी इसी से जुड़ा है। जी। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। जी, और दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में एक दिलचस्प दलील दी है। क्या?
उन्होंने कहा कि इस मामले में दूसरे सह आरोपियों को जो जमानत मिली है उसे उमर खालिद के केस में एक मिसाल यानी प्रेसिडेंट की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पर आमतौर पे तो एक जैसे मामलों में पुराने फैसलों का हवाला दिया जाता है ना? आमतौर पर हाँ, लेकिन यूएपीए जैसे गंभीर मामलों में नहीं। अच्छा। पुलिस का तर्क ये है कि ऐसे षड्यंत्र के मामलों में हर आरोपी की भूमिका अलग अलग होती है। किसी पर भीड़ को उकसाने का आरोप हो सकता है, किसी पर फंडिंग का, तो किसी पर लॉजिस्टिक्स का। समझी। इसलिए अगर एक सह आरोपी को जमानत मिल भी जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सबको भी मिल जाएगी। अदालत को हर व्यक्ति की भूमिका को अलग अलग तौलना होता है। ये तो हो गई राष्ट्रीय सुरक्षा और बड़े नीतिगत मुद्दों की बात है, पर अदालतें उन चीजों पर भी नजर डाल रही हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालती हैं। जैसे हवाई जहाज के टिकट। एक याचिका दायर हुई है जिसमें एयरलाइंस पर मनमाने ढंग से किराया वसूलने का आरोप है। हाँ, ये तो एक ऐसा मुद्दा है जिससे लगभग हर कोई जुड़ाव महसूस कर सकता है। बिल्कुल, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और डीजीसीए से जवाब मांगा है। त्योहारी सीजन में या इमरजेंसी में तो टिकट की कीमतें कई गुना बढ़ जाती हैं। लगता है कोई नियम कानून ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में दखल देना क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि अदालतें बाजार की उन ताकतों पर भी लगाम कसना चाहती हैं जो सीधे तौर पर उपभोक्ता को, मतलब हम आप जैसे लोगों को प्रभावित करती हैं। बिल्कुल, और ऐसा ही एक और मामला है दिल्ली के प्रदूषण का। हाँ, AQI मॉनिटरिंग वाला। सुप्रीम कोर्ट ने उन आरोपों को बहुत गंभीरता से लिया है जिनमें कहा गया है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI मापने वाले टूल्स के डेटा के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। ये जन स्वास्थ्य से जुड़ा एक बहुत गंभीर मामला है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से इस पर हलफनामा मांगा है। और सही भी है। अगर जिस डेटा के आधार पर नीतियां बन रही हैं वो ही गलत है तो हम समस्या का समाधान कभी नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ प्रदूषण का मामला नहीं बल्कि शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही का भी सवाल है। इन गंभीर मुद्दों के बीच सुप्रीम कोर्ट से एक हल्की फुल्की लेकिन दिलचस्प टिप्पणी भी आई। अच्छा। टेट्रा पैक में शराब की बिक्री पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इसे स्कूलों में ले जाना बहुत आसान है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। ये टिप्पणी भले मजाकिया लगे लेकिन इसके पीछे एक गहरी सामाजिक चिंता है। वो क्या? अदालत ये देख रही है कि कैसे पैकेजिंग और मार्केटिंग युवाओं को खतरनाक चीजों की तरफ आकर्षित कर सकती है या उनके लिए पहुंच आसान बना सकती है। सही बात है। ये दिखाता है कि जज सिर्फ कानूनी किताबों में नहीं डूबे रहते। बिल्कुल, समाज की जमीनी हकीकत पर भी उनकी नजर होती है। और एक और मामले में कोर्ट ने जबरदस्त मानवीय संवेदना दिखाई। 2015 का एक सड़क हादसा था जी। उसमें 24 साल का एक नौजवान पूरी तरह विकलांग हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसका मुआवजा बढ़ाकर 85 लाख रुपए कर दिया। ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है और ये सिर्फ मुआवजे की रकम के बारे में नहीं है। तो फिर ये इस सिद्धांत को स्थापित करता है कि मुआवजे की गणना करते समय सिर्फ मेडिकल खर्च ही नहीं बल्कि पीड़ित की पूरी जिंदगी, उसके सपनों, उसके भविष्य की जरूरतों, इन सब को ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक और बड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और वो है फार्मा कंपनियों द्वारा डॉक्टरों को दिए जाने वाले महंगे तोहफे। फ्रीबीज वाला मामला। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कोर्ट ने इसे कानूनी जामा पहनाने की बात कही है। ये इतना जरूरी क्यों है? ये मेडिकल क्षेत्र की नैतिकता के मूल पर चोट करता है। जरा सोचिए, अगर कोई डॉक्टर किसी दवा कंपनी से महंगे तोहफे या विदेश यात्राएं लेता है तो क्या इस बात की आशंका नहीं है कि वो मरीज को वही दवा लिखेगा जो उस कंपनी की है? हाँ, हो सकता है कोई सस्ती या बेहतर दवा भी उपलब्ध हो। बिल्कुल, ये सीधे सीधे मरीज के हितों का टकराव है। इसीलिए कोर्ट चाहता है कि जो स्वैच्छिक कोड ऑफ कंडक्ट है उसे एक सख्त कानून बनाया जाए ताकि डॉक्टर्स और फार्मा कंपनियों दोनों की जवाबदेही तय हो सके। जी। तो सुप्रीम कोर्ट तो हर मोर्चे पर सक्रिय है। अब जरा हाई कोर्ट्स का रुख करते हैं। हाँ, वहाँ भी काफी कुछ हुआ है। कैश फॉर क्वेरी मामले में तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकपाल के उस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें CBI को चार्जशीट दायर करने की मंजूरी दी गई थी। जी, इस पर 21 नवंबर को सुनवाई होनी है। यह मामला राजनीति, नैतिकता और कानून के बीच के धुंधली लकीरों को दिखाता है। ये मामला सांसद के विशेषाधिकारों और जांच एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र को लेकर कई कानूनी सवाल खड़े करेगा। और ऐसा ही एक और राजनीतिक मामला था दिल्ली की एक अदालत में, मल्लिकार्जुन खड़गे वाला। हाँ, जहाँ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनावी रैली में हेट स्पीच की शिकायत खारिज कर दी गई। अदालतें अक्सर राजनीतिक बयानबाजी और वास्तविक हेट स्पीच के बीच एक महीन रेखा खींचने की कोशिश करती हैं। अब बात करते हैं उस तीसरे सवाल की जो हमने शुरू में उठाया था,
न्यायपालिका खुद को कैसे सुधार रही है? हाँ, और इस दिशा में केरल हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम उठाया है। क्या किया है उन्होंने? उन्होंने एक ही मामले में अलग अलग अदालतों में कई जमानत याचिकाएं दायर करने की प्रथा पर रोक लगा दी है। अच्छा, कोर्ट ने इसे अस्वस्थ प्रथा कहा है। ये होता क्या है? दरअसल कई बार आरोपी और उनके वकील सिस्टम का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मतलब? वे एक ही केस में थोड़ी बहुत जानकारी बदल कर अलग अलग जजों के सामने जमानत अर्जी लगाते हैं, इस उम्मीद में कि कोई न कोई जज राहत दे देगा। इसे फॉरेन शॉपिंग कहते हैं। अच्छा, तो ये सिस्टम के साथ एक तरह की धोखाधड़ी है। हाँ, और ये अदालत का बहुमूल्य समय बर्बाद करता है और न्याय प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाता है। तो अब केरल हाई कोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं? उन्होंने अपने रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वो सख्ती से जांच करे कि कहीं एक ही मामले में पहले कोई याचिका तो दायर नहीं हुई है। ये एक बहुत सराहनीय कोशिश है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI को फटकार लगाई है। जी, विदेशी लॉ फर्मों के नियमों को लेकर। हाँ, कोर्ट ने साफ कहा कि आप अस्पष्ट और अधूरे नियमों के आधार पर फर्मों को दंडित नहीं कर सकते। ये फैसला भारत के कानूनी बाजार को दुनिया के लिए खोलने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्पष्टता की जरूरत पर जोर देता है। मतलब अगर आप विदेशी निवेश चाहते हैं तो आपके नियम कानून एकदम साफ होने चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। वाकई पिछले 48 घंटों में कानूनी दुनिया में कितना कुछ हुआ है। पर्यावरण से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा, आम आदमी की जेब से लेकर खुद कानूनी प्रक्रिया की सफाई तक। बिल्कुल, ये सभी मामले एक बड़ी तस्वीर पेश करते हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट पर्यावरण जैसे मुद्दों पर अपने ही पुराने फैसलों की समीक्षा कर रहा है, जो उसकी गतिशीलता को दिखाता है, तो दूसरी तरफ हाई कोर्ट्स फोरम शॉपिंग जैसी प्रणाली की खामियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब दिखाता है कि कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है। जी, बल्कि ये समाज की जरूरतों और चुनौतियों के साथ लगातार बदलता और विकसित होता रहता है। आज की इस पूरी चर्चा से एक बड़ा सवाल मेरे मन में उठा है। क्या? जब न्यायपालिका पर्यावरण नीति, कॉर्पोरेट नैतिकता, चुनावी भाषणों और यहाँ तक कि शराब की पैकेजिंग जैसे हर मुद्दे में दखल दे रही है, तो क्या ये कार्यपालिका और विधायिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण है? या फिर एक जीवंत और मजबूत लोकतंत्र में न्यायपालिका की यही सबसे जरूरी भूमिका है? इस सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। सोचने वाला सवाल है। कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज की इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।